हाँ जी बेटा, तो लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की, वो उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो है क्या डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एक्चुअल में क्या होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है ना अल्फा पार्टिकल की, जो इधर आ रहा था वो काउंटर बैलेंस हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी इधर ले जाना चाहती थी और जो पोटेंशियल एनर्जी है ना अल्फा पार्टिकल की, जो एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है ना, रिपल्सिव फोर्स नहीं है, ये पोटेंशियल ऑफ दिस न्यूक्लियस है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा ही हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस के बराबर हो जाएगा, जिससे एक दूसरे को ये रोक देंगे। ठीक है ना। तो देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी होता है आपका पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला है आपके पास के क्यू बाई आर, और चार्ज यहाँ पर कौन सा होगा, ये वाला चार्ज। ठीक है ना, पोटेंशियल इनटू चार्ज यानी किसका होगा, अल्फा का चार्ज होगा। तो अल्फा का चार्ज होता है 2e, और यहाँ पर लिखेंगे अगर हम तो के क्यू यानी सोर्स चार्ज, और ये हमारा टेस्ट चार्ज होता था। ठीक है ना। तो सोर्स चार्ज है हमारे पास ZE/R, और ये मैं लिख देता हूँ 2e²। ठीक है ना, क्योंकि 2e से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 2kZE²/R हो गया। और ये किसके बराबर हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर के। तो हमें तो आर निकालना था, या आर नोट लिखा था तो आर नोट लिख लेते हैं। ठीक है ना। तो आर नोट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, ये बनेगा 2kZE² काइनेटिक एनर्जी, दैट्स इट। ठीक है ना। तो अगर इसको सॉल्व करें, के की वैल्यू 9 × 10⁹ जेड कितना होगा यहाँ पर 79e, क्योंकि गोल्ड है। ई कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। ठीक है ना। और काइनेटिक एनर्जी, मान लो काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखी है 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखी है। तो इन सबको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 41.3 फेम्टोमीटर। ठीक है ना, कितना आएगा ये 41.3 इंटू 3 फेम्टोमीटर। ये क्या हो जाएगा आपके पास, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, बस याद रखना है आपने। आर नोट का फॉर्मूला क्या है, 2kZE² काइनेटिक एनर्जी, ये फॉर्मूला है आपके पास। ठीक है ना, 2kZE² काइनेटिक एनर्जी ऑफ एल्फा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एल्फा। ये जेड क्या है, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी लास्ट वीडियो में, वो था हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर, जो कि क्या था, वेलोसिटी वेक्टर। और इस न्यूक्लियस के अंदर यहाँ से बीचों बीच जो लाइन पास हो रही है, ठीक है ना, ये बैक स्कैटर्ड यहाँ ले लेते हैं, ये ऐसे आया और बैक स्कैटर्ड हो गया। तो ये न्यूक्लियस के सेंटर से एक इमेजिनरी लाइन हमने ड्रॉ की थी, और एक ये वेलोसिटी वेक्टर था। तो इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी वो क्या था, हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर था। वहाँ मैंने क्या बताया था कि इम्पैक्ट पैरामीटर बड़ा होगा तो स्कैटरिंग एंगल कम होगा। ये देखो, ये कम है। इम्पैक्ट पैरामीटर और बड़ा हो गया तो छोटा हो गया तो स्कैटरिंग एंगल बड़ा हो गया। इम्पैक्ट पैरामीटर 0 हो गया तो स्कैटरिंग एंगल क्या हो गया, 180 डिग्री। तो इम्पैक्ट पैरामीटर को रिप्रेजेंट करते हैं बी से। ये क्या होता है, 1/4πε0। इसका डेरिवेशन नहीं है, ये आपको याद करना है। ZE² कोट θ/2 बाय काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, ऑफ एल्फा पार्टिकल। ये फॉर्मूला होता है, मैं फिर लिख रहा हूँ कि ZE² कोट θ/2 डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ एल्फा। के यहाँ पर क्या है, 1/4πε0। ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला हो गया किसका, इम्पैक्ट पैरामीटर का। ठीक है ना। अब रदरफोर्ड मॉडल की कुछ लिमिटेशंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना, ये तो रदरफोर्ड मॉडल के बारे में सब कुछ हमने कर लिया। अब इसकी कुछ लिमिटेशन डिस्कस कर लेते हैं कि रदरफोर्ड क्या चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है ना, लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, लिमिटेशन क्या क्या है इसकी। पहली लिमिटेशन तो ये है कि पहले लिमिटेशन से पहले इसका कंक्लूजन कर लेते हैं। भाई क्या क्या कंक्लूजन किया, तो पहला कंक्लूजन तो ये है, ठीक है ना, एक बार समराइज कर लेता हूँ, मैं समरी लिख देता हूँ पूरी, उसके बाद लिमिटेशन कराता हूँ।
ठीक है। तो फर्स्ट में तो ये है कि इसके कोर में, यानी कोर मतलब बीचों बीच क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है जिसको हमने क्या नाम दिया था, न्यूक्लियस दिया था। ठीक है ना, क्योंकि एक ही बैक स्कैटर्ड हुआ था। ठीक है ना। उसके बाद जो न्यूक्लियस का साइज़ की अगर बात करें तो न्यूक्लियस का साइज़ कितना है, 10⁻⁻15 मीटर, और एटम का साइज़ कितना है आपका, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है। इस बात से ये पता लगा कि मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है वो इनसाइड द एटम क्या है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। वो कैसा है, खाली है। मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या है, खाली है। ठीक है ना। और उसके बाद ये आपने कंक्लूजन किया, और एक बात और मैंने बताई थी कि ये कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिकली क्या है, ये न्यूट्रल है। ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। रिवॉल्व कर रहा है तो एक जगह नहीं है, जिससे कुछ ये आइडिया हो गया था कि मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या है हमारा, एम्प्टी है। अगर इलेक्ट्रॉन एक जगह होता तो इसका मतलब वो जगह फिल होती और बाकी जगह खाली होती, पर इलेक्ट्रॉन पूरे अराउंड द न्यूक्लियस एक क्लाउड के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन रहा है जिसमें वो रिवॉल्व कर रहा है, और उसकी रिवॉल्यूशन की वजह से बहुत सारा स्पेस क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कोई जगह फिक्स ही नहीं है, अभी यहाँ है, अभी यहाँ है, अभी यहाँ है, तो ये मतलब वो जगह मोस्ट ऑफ द स्पेस आप ये कह सकते हो क्या है, वहाँ पर खाली है। ठीक है ना। कोर पॉजिटिव है जिसका नाम न्यूक्लियस है, साइज 10⁻⁻15 ये न्यूक्लियस के लिए है और ये एटम के लिए है। मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम एम्प्टी है, न्यूट्रल होता है ओवरऑल, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है ना, ये कंक्लूजन था। उसके बाद अगर लिमिटेशन की बात की जाए तो लिमिटेशन क्या थी इसकी, पहली लिमिटेशन तो ये थी कि पहली लिमिटेशन ये थी बेटा कि जैसे इसने बोला कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, तो अगर कोई चीज़ रिवॉल्व करती है तो भले ही उसकी स्पीड का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहे, पर डायरेक्शन तो हर पॉइंट पर क्या होती है, चेंज होती है। और डायरेक्शन चेंज होगी यानी वो क्या कर रहा होगा, एक्सेलरेट कर रहा होगा। और ये एक थ्योरी है, इलेक्ट्रोडायनेमिक थ्योरी, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर कोई चीज़ एक्सेलरेट कर रही है ना, तो वो एक्सेलरेट करने की वजह से वो अपने अंदर से एनर्जी लूज़ करेगी। एक्सेलरेट करेगी तो अपने अंदर की एनर्जी लूज़ करेगी। ठीक है ना। और अगर एनर्जी लूज़ करेगी तो फिर आप ये कह सकते हैं कि फाइनली इलेक्ट्रॉन अपनी सारी काइनेटिक एनर्जी लूज़ कर देगा और अल्टीमेटली कहाँ गिर जाएगा, अल्टीमेटली गिरेगा वो न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है ना। यानी इलेक्ट्रॉन कैसा पाथ फॉलो कर रहा होगा, स्पाइरल पाथ फॉलो कर रहा होगा, और जो हमारा जो एटम है वो स्पॉइल हो जाएगा। एटम जो है वो क्या हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट एटम तो डिस्ट्रॉय नहीं होता। मैं फिर बता रहा हूँ, इलेक्ट्रोडायनेमिक थ्योरी ये कहती है कि अगर कोई चीज़ एक्सेलरेट कर रहा है तो वो अपनी एनर्जी लूज़ करेगा, रेडिएट करेगा, अपने अंदर से एनर्जी रेडिएट करेगा, और रेडिएट करेगा तो फाइनली उसके पास जो एनर्जी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो, और इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा आके अंदर, कहाँ पर, न्यूक्लियस के अंदर। और ऐसा हो नहीं रहा था, तो ये चीज़ जो है रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और दूसरी लिमिटेशन तो ये थी कि अब इसके बाद आप पढ़ोगे एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज़ पढ़ोगे आप, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज़। ठीक है ना, बताऊंगा। ठीक है। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज़ को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। ये इसकी दो लिमिटेशन है मेन। ठीक है ना। पहली लिमिटेशन तो ये थी कि हाइड्रोजन की एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि ये कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो एनर्जी लूज़ करेंगे, और एनर्जी लूज़ करेंगे तो अल्टीमेटली कहाँ गिर जाएंगे, न्यूक्लियस के अंदर, जिससे आपका एटम अनस्टेबल हो जाएगा। एटम स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया ये। और दूसरा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज़ क्यों हो रही है ये भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है।